तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्काई एजुकेशन फॉर यू में। आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन ब्लड के अंतर्गत WBC का स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने प्लाज्मा और RBC का वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं WBC। तो WBC में सबसे पहले आप लोग यह जानिए कि WBC का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, WBC का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स। आप लोग को याद रखना है कि WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स, जिसे कि हिंदी में श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स, और इसे हिंदी में श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है। अब हम लोग आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने खोजकर्ता लिखा है कि WBC के खोजकर्ता कौन है। तो आप लोग को याद रखना है WBC के जो खोजकर्ता हैं वो दो व्यक्तियों को माना जाता है। एक माना जाता है गैब्रियल अंद्रेल को और दूसरे हैं विलियम एडिसन। इन दोनों व्यक्ति को WBC का खोजकर्ता माना जाता है। तो आप लोग को याद रखना है गैब्रियल अंद्रेल और विलियम एडिसन, इन दोनों को WBC का खोजकर्ता माना जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, WBC के नाम के विषय में जानते हैं। तो एक नाम तो वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स होता ही है, एक वैज्ञानिक नाम होता है जिसे कि ल्यूकोसाइट कहा जाता है। मैंने आप लोगों को RBC में बताया था कि RBC का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट, और ये जो WBC है, WBC का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो यह होता है ल्यूकोसाइट। अब इस बात को आप लोग समझिए कि WBC का वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट क्यों होता है। देखिए, कहीं भी अगर साइंस में ल्यूको वर्ड मिल जाए तो आप लोगों को समझ लेना है कि ल्यूको का अर्थ होता है वाइट। ल्यूको का अर्थ क्या होता है, वाइट। जैसे कि आप एक बीमारी का नाम सुने होंगे, हमारे फेस में कभी कभी सफ़ेद दाग हो जाती है। कुछ लोगों को सफ़ेद दाग एक बीमारी हो जाती है, और सफ़ेद दाग तो हम लोग जनरली भाषा में यूज कर लेते हैं, लेकिन इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वह होता है ल्यूकोडर्मा। क्या होता है, ल्यूकोडर्मा। तो यहाँ भी ल्यूको वर्ड आया, तो ल्यूको का अर्थ क्या हुआ, सफ़ेद। तो सफ़ेद दाग यानी कि ल्यूकोडर्मा, इसका अर्थ यह हुआ कि अगर कहीं भी ल्यूको वर्ड लिखल रहे तो आप लोगों को मानकर चलना है कि इसका मतलब होता है सफ़ेद। तो इसलिए WBC का जो वैज्ञानिक नाम है यह क्या है, ल्यूकोसाइट, क्योंकि ल्यूको का अर्थ होता है सफ़ेद और साइट माने आप जानते ही हैं कि साइट माने कोशिका होता है। तो इस प्रकार से WBC का वैज्ञानिक नाम क्या हुआ, ल्यूकोसाइट। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब WBC के जन्म की बात कर लेते हैं कि WBC की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो WBC की जो उत्पत्ति होती है वह होती है पीला अस्थि मज्जा में। कहाँ होती है, पीला अस्थि मज्जा में। आप लोग को याद रखना है WBC का जन्म कहाँ होता है, तो यह होता है पीला अस्थि मज्जा में। इसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं YBM। YBM कहने का मतलब येलो बोन मैरो। आप लोग को पता होगा कि अस्थि मज्जा को इंग्लिश में बोन मैरो कहा जाता है, और चूंकि यह पीला है इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे येलो बोन मैरो। अब हम लोग WBC के जीवन काल की बात कर लेते हैं कि WBC का जीवन काल कितना होता है। तो WBC का जो जीवन काल होता है वह होता है 3 से 4 दिन। आप लोग को याद रखना है WBC का जीवन काल कितना होता है, तो यह होता है 3 से 4 दिन। अब WBC की मृत्यु की बात करते हैं कि WBC की मृत्यु कहाँ होती है। तो WBC की जो मृत्यु होती है वह रक्त में ही हो जाती है। WBC की मृत्यु कहाँ होती है, रक्त में, यानी कि ब्लड में। अब WBC के आकार को समझते हैं। तो WBC का कोई नियमित आकार नहीं होता है, यानी कि इसका जो आकार होता है वह अनियमित होता है। WBC का आकार कैसा होता है, तो यह होता है अनियमित। अब मैंने आपको बताया था कि RBC में जो केंद्रक होता है, स्तनधारियों के RBC में केंद्रक उपस्थित नहीं होता है, लेकिन WBC में ऐसा बात नहीं है। WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। तो आप लोग को याद रखना है कि WBC में केंद्रक उपस्थित होता है। अब WBC की कार्य की बात करते हैं। तो WBC का जो मुख्य कार्य होता है वह होता है रोगों से लड़ना, रोगों से लड़ना। और यही कारण है कि WBC को शरीर का सिपाही कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शरीर का सिपाही। आप लोग को याद रखना है कि शरीर का सिपाही, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शरीर का सिपाही किसे कहा जाता है,
तो आप लोग बताइएगा कि WBC को कहा जाता है। अब हम लोग WBC की संख्या की बात करते हैं। तो WBC की जो संख्या होती है वह होती है 5 से 9000। आप लोग को याद रखना है WBC की संख्या 5 से 9000 होती है। RBC की संख्या हमने आपको बताया था कि RBC की संख्या 45 से 50 लाख तक होती है। तो उम्मीद है कि आप इस सारी बातों को समझ गए होंगे। तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करवाता हूं कि WBC के खोजकर्ता कौन है। तो ये हैं गैब्रियल अंद्रेल और विलियम एडिसन। WBC का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह है ल्यूकोसाइट। WBC का जन्म कहाँ होता है? तो WBC का जो जन्म होता है वह होता है पीला अस्थि मज्जा में। WBC का जीवन काल कितना होता है? तो इसका जीवन काल होता है 3 से 4 दिन। WBC की मृत्यु कहाँ होती है? तो इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। WBC का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार अनियमित होता है। WBC में केंद्रक उपस्थित होता है या नहीं? तो इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है रोगों से लड़ना, और यही कारण है कि इसे शरीर का सिपाही भी कहा जाता है। अब WBC की संख्या की बात करें तो यह संख्या होती है 5 से 9000। और पिछले वीडियो में ही मैंने आपको बता दिया था कि WBC हो, RBC हो या फिर प्लेटलेट्स हो, सभी की संख्या एक यंत्र से मापी जाती है जिसे कि हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि RBC WBC का रेशियो क्या होता है? तो RBC और WBC का जो रेशियो होता है वह 6:1 माना जाता है। क्या माना जाता है? 6:1। 6:1 कहने का मतलब कि अगर एक WBC है तो RBC उस पर कितना होगा? तो यह 6 होगा। तो आप लोग को यह भी याद रखना है कि RBC और WBC का रेशियो कितना होता है? तो यह होता है 6:1। अब आगे हम लोग WBC का वर्गीकरण को देखते हैं कि WBC को किस प्रकार से बांटा गया है। तो अब हम लोग WBC का वर्गीकरण देख लेते हैं कि WBC को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। तो यहाँ पर हमने WBC को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसमें पहला है ग्रेनुलोसाइट। पहला क्या है? ग्रेनुलोसाइट, और दूसरा है एग्रेनुलोसाइट। तो आपको याद रखना है कि WBC को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरा को बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट। अब इस ग्रेनुलोसाइट का अर्थ समझिए। देखिए, कहीं भी अगर ग्रेनुल वर्ड लिखल दिख जाए आपको तो आपको समझना है कि ग्रेनुल का मतलब होता है दानेदार। यानी कि अगर किसी WBC में दानेदार संरचना पाई जाएगी तो उसको हम लोग बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट, और यदि दानेदार संरचना नहीं पाई जाएगी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एग्रेनुलोसाइट। अब ये जो ग्रेनुलोसाइट आप लोग देख रहे हैं इसे फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ग्रेनुलोसाइट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? तो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, जिसमें कि पहला है एसिडोफिल्स, दूसरा है बेसोफिल्स और तीसरा है न्यूट्रोफिल्स। अगर आपको ये तीनों याद नहीं हुआ होगा तो आप लोग एक बात को हमें बताइए कि आप लोग अम्ल, क्षार, लवण ये सब पढ़े होंगे, उसमें pH वैल्यू के विषय में पढ़े होंगे कि किसी भी विलयन का pH वैल्यू जो होता है या तो वह एसिडिक होता है, नहीं तो बेसिक होता है, और नहीं तो न्यूट्रिक होता है। तो सेम वही बात यहाँ पर भी है। एसिड से यहाँ पर हो जाएगा एसिडोफिल्स, बेसिक से हो जाएगा यहाँ पर बेसोफिल्स, और न्यूट्रिक से हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स। तो एसिड, बेस एवं न्यूट्रल, इन तीनों चीज़ों से आप बता सकते हैं कि ग्रेनुलोसाइट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। साथ ही साथ आप लोग एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो एसिडोफिल्स है इसे इस्नोफिल्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इस्नोफिल्स। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ग्रेनुलोसाइट के अंतर्गत कुल 3 चीज़ें आती हैं: एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, और इस एसिडोफिल्स को ही हम लोग बोलते हैं इस्नोफिल्स। अब आगे है एग्रेनुलोसाइट। तो एग्रेनुलोसाइट जो है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को हम लोग बोलते हैं मोनोसाइट और दूसरा को बोलते हैं लिम्फोसाइट। तो कुल यहाँ पर WBC के 5 प्रकार हो गए। आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि WBC कितने प्रकार के होते हैं। तो एग्रेनुलोसाइट में कुल 3 प्रकार के और एग्रेनुलोसाइट में कुल 2 प्रकार के। तो टोटल कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो आपने 2 प्रकार के बताया था, तो यह ठीक वही बात है कि नाउन में आप पढ़े होंगे कि नाउन 2 प्रकार के होते हैं: काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। और फिर काउंटेबल नाउन के अंतर्गत 3 आते हैं और अनकाउंटेबल के अंतर्गत 2, तो कुल 5 हो ही जाते हैं। तो सेम वही बात यहाँ पर है
तो WBC के कुल 5 प्रकार होते हैं। ये 2 जो डिवीजन हमने किया था ये दानेदार संरचना के आधार पर किया था, ठीक है। अब इन 5 से ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे बड़ा WBC कौन होता है। ये 5 जो WBC आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा WBC कौन होगा। तो जब भी बड़ा और छोटा की बात होगी तो आपको इधर आना है। इधर कहने का मतलब कि एक ग्रेनुलोसाइट के अंदर से ही वो सबसे बड़ा होगा या सबसे छोटा होगा। तो सबसे बड़ा जो WBC होता है वह होता है मोनोसाइट। आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा WBC कौन होता है, तो यह होता है मोनोसाइट। सबसे छोटा WBC तो यह हो जाएगा लिम्फोसाइट। तो सबसे छोटा WBC कौन होगा, यह होगा लिम्फोसाइट। तो बड़ा छोटा की जब चर्चा होगी तो एक ग्रेनुलोसाइट से आप लीजिएगा सबसे बड़ा WBC तो मोनोसाइट और सबसे छोटा WBC तो लिम्फोसाइट। अब संख्या की बात करते हैं कि अगर संख्या में पूछा जाएगा कि संख्या में सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, ये 5 जो आप दिख रहे हैं ये 5 में सबसे ज़्यादा संख्या में कौन सा WBC पाया जाता है, तो सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला WBC है न्यूट्रोफिल्स। आपको याद रखना है कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। अगर सबसे कम संख्या वाला WBC पूछेगा तो सबसे कम संख्या में जो WBC होता है वह होता है बेसोफिल्स। क्या होता है, बेसोफिल्स। तो ये 4 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक संख्या में पूछेगा तो न्यूट्रोफिल्स, सबसे कम संख्या में पूछेगा तो बेसोफिल्स, सबसे बड़ा WBC पूछेगा तो मोनोसाइट और सबसे छोटा WBC पूछेगा तो लिम्फोसाइट। अब एक बात और आप लोग जानिए, कभी कभी हमारे WBC की जो संख्या होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो WBC की जो संख्या में वृद्धि होती है उस स्थिति को ल्यूकेमिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया को ही साधारण भाषा में हम लोग ब्लड कैंसर कहते हैं। आप सुने होंगे कि किसी किसी व्यक्ति को ब्लड कैंसर हो जाता है, तो ब्लड कैंसर में क्या होता है कि उसके शरीर में WBC की जो संख्या होती है उसमें काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो इतना बात आप समझ गए होंगे। अब हम लोग इन 5 का कार्य देखते हैं कि ये 5 किस प्रकार से हमारे शरीर में कार्य करता है। तो WBC के कार्य से कुल 4-5 क्वेश्चंस और बनते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग देख लेते हैं। इसमें कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि एंटीटॉक्सिन के रूप में कौन सा WBC कार्य करता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वह कौन सा WBC है जो कि एंटीटॉक्सिन के रूप में कार्य करता है। तो एंटीटॉक्सिन का अर्थ पहले समझिए। एंटीटॉक्सिन का अर्थ होता है जहर से रक्षा करने वाला। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि हमारे शरीर में वह कौन सा WBC होता है जो जहर से रक्षा करता है। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें कुछ जहरीला पदार्थ भी कभी कभी चला जाता है, तो उन सभी जहरीले पदार्थों से रक्षा करने वाला WBC कौन होता है, तो ये होता है एसिडोफिल्स। आपको याद रखना है कि एसिडोफिल्स वह WBC है जो कि हमारे शरीर को जहर से रक्षा करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एंटी एलर्जिक कौन होता है। एंटी एलर्जिक कहने का मतलब कि हमें एलर्जी से रक्षा कौन करता है, तो एलर्जी से रक्षा करने वाला भी WBC का नाम एसिडोफिल्स ही है। तो आपसे क्वेश्चन एंटीटॉक्सिन के विषय में पूछा जाए या फिर एंटी एलर्जिक के विषय में पूछा जाए, आपका आंसर क्या होगा, एसिडोफिल्स होगा। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि एसिडोफिल्स को ही हम लोग इस्नोफिल्स भी कहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि एंटीबॉडी का निर्माता कौन होता है। ये 5 जो WBC आप देख रहे हैं, इन 5 WBC में एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो एंटीबॉडी का जो निर्माण करता है वह है लिम्फोसाइट। कौन है, लिम्फोसाइट। आपको याद रखना है कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो यह करता है लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट से कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, इसको आप लोग समझिए। देखिए लिम्फोसाइट जो होते हैं वो 2 प्रकार का होते हैं। एक होता है T लिम्फोसाइट और एक होता है B लिम्फोसाइट। तो आप एक बीमारी का नाम सुने होंगे, एड्स। एड्स बहुत अधिक खतरनाक बीमारी है। तो एड्स बीमारी में मनुष्य क्यों मर जाता है, इस बात को समझिए कि हमारे शरीर में मैंने आपको बताया कि एंटीबॉडी का निर्माण कौन करता है, तो यह करता है लिम्फोसाइट। और यही एंटीबॉडी किसी भी बीमारी से लड़ता है। तो एड्स का जो वायरस होता है जिसे कि हम लोग HIV बोलते हैं,
तो वहीं HIV नाम का वायरस क्या करता है कि इस लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट जो आप लोग देख रहे हैं, इसी टी लिम्फोसाइट को नष्ट कर देता है। तो चूंकि टी लिम्फोसाइट वहाँ पर नष्ट हो जाता है, इस वजह से एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होता है और मनुष्य धीरे धीरे कमज़ोर होकर मर जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एड्स नामक बीमारी में कौन सा लिम्फोसाइट नष्ट होता है, तो वह टी लिम्फोसाइट नष्ट होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि हिपेरिन का निर्माता कौन है। तो हिपेरिन का जो निर्माता है वह है बेसोफिल्स। हिपेरिन का निर्माता कौन है, यह है बेसोफिल्स। अब हिपेरिन के विषय में आप लोग सुने होंगे कि हमारे शरीर के भीतर रक्त का थक्का क्यों नहीं बनता है। तो हमारे शरीर में रक्त का थक्का इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यह हिपेरिन का निर्माण हो जाता है। और हिपेरिन का निर्माण करता कौन है, तो हिपेरिन का निर्माण करता है बेसोफिल्स। तो आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में हिपेरिन का निर्माण कौन करता है, तो हिपेरिन का निर्माण करता है बेसोफिल्स। और यही हिपेरिन नामक प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के अंदर ब्लड को जमने से रोकता है। अब है कि जीवाणु को खाने वाला WBC कौन है। तो जीवाणु को खाने वाला WBC दो होता है, एक तो होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स। मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स, ये दो ऐसा WBC है जो जीवाणु को खाता है। जैसे कि कोई बीमारी होती है और हमारे शरीर में जीवाणु चला जाता है, तो जीवाणु को मारता तो लिम्फोसाइट है, लेकिन जीवाणु जब मर जाता है तो उसको खाता कौन है, उसका भक्षण कौन करता है, तो उसका भक्षण ये दोनों करता है, मोनोसाइट भी करता है और न्यूट्रोफिल्स भी करता है। तो ये सब था WBC, ये पांचों WBC का कार्य। आपसे पूछा जाएगा कि एसिडोफिल्स का कार्य। तो एसिडोफिल्स का दो कार्य होता है, एक तो एक एंटीटॉक्सिन के रूप में कार्य करता है, दूसरा यह एंटी एलर्जिक होता है। एंटीबॉडी का निर्माता पूछा जाएगा तो आप लोग बताइए कि लिम्फोसाइट। उसके बाद हिपेरिन का निर्माता पूछेगा तो बताइएगा आप लोग बेसोफिल्स, और जीवाणु को खाने वाला है मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स। तो ये सब था WBC से जुड़ा हुआ जानकारी। अगले वीडियो में हम लोग प्लेटलेट्स के विषय में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।